नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं देहरादून जनपद के बारे में। देहरादून जनपद पे अभी पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिसमें हमने देहरादून जनपद के इतिहास के बारे में, उसके नदी सिस्टम के बारे में, भूगोल के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। आज हम यहाँ पर आपको देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल, पर्यटक स्थल और प्रमुख जो मंदिर हैं देहरादून जनपद में, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो यह है यहाँ पे देहरादून जनपद का मैप। ये आपने कल भी देख लिया होगा और इसमें हमने अच्छी तरीके से आपको नदी सिस्टम कवर करा लिया था। आज मैं आपको यहाँ पे इसमें जो प्रमुख स्थल है वही मैंने यहाँ पे दर्शा रखे हैं, कौन सा कहाँ पे है, तो वो चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मसूरी की। ये यहाँ पे मसूरी, और मसूरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी की खोज की थी एक आयरिश अफसर था, कैप्टन यंग। किसने की थी मसूरी की खोज? कैप्टन यंग ने। आपको नोट करना है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज की कब की थी? 1825 में। वैसे इसमें कई इतिहासकारों की अलग अलग राय है, कोई 1824, 1826, 27 बताते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1825 ही यहाँ पे मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं। तो 1825 में एक आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, उन्होंने मसूरी की खोज की, मसूरी की स्थापना की। अब यहाँ पे मसूरी का नाम मसूरी इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक मंसूर पौधा हुआ करता था, और मंसूर पौधे के कारण मसूरी का नाम क्या पड़ा? मसूरी पड़ा। अब यहाँ पे ये मसूरी है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से टीरी और आप जा सकते हो, वहाँ गंगोत्री यमुनोत्री जा सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मसूरी को। तो मसूरी को क्या कहा जाता है? गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद 1832 में यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी आए, और उन्होंने यहाँ पे 1832 में सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया। तो जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी कब आए? 1832 में आए, और उन्होंने यहाँ पे यानी मसूरी पर सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। और मसूरी में इन्हीं के नाम पे एक एवरेस्ट पार्क स्थित है। तो एवरेस्ट पार्क कहाँ है आपका? मसूरी में ही स्थित है। और एक यहाँ पे क्या है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से 1865 में एक शिखर का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक हो गया, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क हो गया, और एवरेस्ट जो जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी कब आए? 1832 आई। सारी चीज़ें आपको इनके बारे में नोट करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1843 में मसूरी में क्या हुआ? पुस्तकालय समिति का गठन किया गया, और यहाँ पे मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में हुई, और साथ ही साथ पुस्तकालय समिति का गठन भी 1843 में किया गया मसूरी में। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जब तिब्बत पर चीन ने अधिकार किया, तो तिब्बतवासी जो थे और वहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो सबसे पहले इसी क्षेत्र में आए, यानी मसूरी में आए 1959 में। और मसूरी में ही तिब्बत की क्या बनी? पहली निर्वासित सरकार बनाई गई, यानी तिब्बत से जो निर्वासित लोग हैं उनकी सरकार सर्वप्रथम मसूरी में ही बनाई गई। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मसूरी में हार्डी और आपका भट्टा जलप्रपात भी है। तो ये सारी चीज़ें मसूरी के बारे में आपको नोट करनी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। उसके बाद बढ़ते हैं कालसी की ओर। ये है यहाँ पे कालसी, कहाँ पे है? ये है यहाँ पे कालसी। और कालसी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये है यहाँ पे कालसी, जो कि आपका यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। अब कालसी का यहाँ पे ऐतिहासिक दृश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट, यानी काफ़ी महत्व है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो मौर्य सम्राट थे, सम्राट अशोक, उनका यहाँ पे पाली भाषा में लिखा गया एक लेख मिला है। तो अब देखो, इसकी जो कालसी अभिलेख है ये किस भाषा में था? पाली भाषा या प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, पाली या प्राकृतिक भाषा में था। और इसकी लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो कालसी अभिलेख है वो किस भाषा में था? तो पाली या प्राकृतिक भाषा में, और उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। और इस कालसी शिलालेख में जो यहाँ के लोग थे उनको पुलिंद कहा गया था, और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया था। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा। कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालकूट, युगसैल और खलतिका। क्या कहते हैं? कालकूट, युगसैल और खलतिका, ये 3 प्राचीन नाम थे कालसी के। और ह्वेनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर कहा था। ह्वेनसांग जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कालसी को क्या कहा था? शुद्ध नगर कहा था। और कालसी को महाभारत कालीन राजा विराट की क्या कहता है? विराट के राज क्षेत्र में महाभारत काल में हुआ करता था कालसी, ये भी मान्यता है इतिहास में। तो विराट की राजधानी विराटगढ़ी थी, और इसी यानी जो राजा विराट थे, जहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था, उसी विराट के राज्य में आता था पहले
कालसी ये भी माना जाता है, इतिहासकार ऐसा भी मानता है, ये ऐसी मान्यता यहाँ पे है। उसके बाद जो तीसरा जो वो है यहाँ पे पर्यटक स्थल, वो है लाखा मंडल। तो यह है यहाँ पे लाखा मंडल, और यहाँ पे क्या हुआ था कि लाखों मूर्तियाँ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लाखा मंडल। तो यहाँ पे मूर्तियों का क्या है, भंडार है, या लाखों मूर्तियाँ हैं थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल है। और लाखा मंडल आपका जौनसर बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये जौनसर बाबर क्षेत्र इधर। उसके बाद यहाँ पे इसका भी ऐतिहासिक दृश्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि जो ये लाखा मंडल है, इस स्थल पर महाभारत काल में क्या हुआ था कि जब जो दुर्योधन थे, कौरव थे, उन्होंने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी। लाक्षागृह यानी लाख का उन्होंने महल बनाया था। तो जो लाक्षागृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, वो यहीं बनाया गया था, इसी लाखा मंडल में। और यहाँ पे लाखा मंडल क्या है, एक लाक्षेश्वर महादेव, लाक्षेश्वर शिव मंदिर भी है। तो लाक्षेश्वर शिव मंदिर का है आपका, ये भी आपका लाखा मंडल में है। तो लाखा मंडल के बारे में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर अगर आप चलोगे तो यहाँ पे हनोल, तो हनोल नामक जो स्थान है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महासू देवता मंदिर है, जो कि जौनसारियों के प्रसिद्ध देवता है महासू देवता मंदिर। तो महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है आपका, ये है आपका हनोल में। और ये किसका तीर्थ स्थल है, तो जौनसार बाबर क्षेत्रवासियों का ये प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है। उसके बाद आता है यहाँ पे चक्राता, ये देखो ये है यहाँ पे चक्राता, और चक्राता में आपका किमोना जलप्रपात और टाइगर फॉल जलप्रपात है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। चक्राता जो कि देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और चक्राता को कहा जाता है पहाड़ों का राजा, पहाड़ों की रानी मसूरी और पहाड़ों का राजा आपका चक्राता को कहा जाता है। चक्राता की स्थापना की थी कर्नल ह्यूम ने, ये भी आपको नोट करना है। और चक्राता में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, किमोना और टाइगर फॉल जलप्रपात हैं। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है कानासर। कानासर पर्यटक स्थल कहाँ पे है, तो ये भी आपका चक्राता में आपको देखने को मिलेगा। तो इतने यहाँ पे दो ही पर्यटक स्थल थे, काफ़ी महत्वपूर्ण, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक अन्य पर्यटक स्थल है ऋषिकेश। अब देखो जो ये ऋषिकेश है, ये यहाँ पे कुछ पौड़ी के अंतर्गत आता है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, कुछ ऐसा टिहरी के अंतर्गत भी आता है। तो ऋषिकेश एक नगर है यहाँ पे, और अधिकांशतः क्षेत्र इसका देहरादून के अंतर्गत ही आता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है यहाँ पे ऋषिकेश। यहाँ पे ऋषिकेश को केदारखंड में क्या कहा गया है, तो ऋषिकेश को कहा गया है केदारखंड में कुब्जामरक, कुब्जामरक कहा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुब्जामरक किसको कहा गया है, तो ऋषिकेश को कहा गया है। और ऋषिकेश को क्या कहा जाता है, योग की राजधानी भी कहा जाता है ऋषिकेश को। ऋषिकेश में एक यहाँ पे एक प्रसिद्ध घाट है, त्रिवेणी घाट है। और ऐसा माना जाता है कि इस त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो इसलिए प्रसिद्ध है त्रिवेणी घाट का, यहाँ आपका ऋषिकेश में है, जहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता था, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और ऋषिकेश में एक कुंड भी है, ऋषि कुंड। और ऋषिकेश में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम भी बनाया गया। बाकी मैंने समय समय पर आपको, जो मैंने पौड़ी जनपद के बारे में बताया था, तो पौड़ी जनपद में जो ऋषिकेश का क्षेत्र था, यहाँ से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको पौड़ी जनपद में बता रखे हैं। टिहरी जनपद के बारे में मैंने जो ऋषिकेश से संबंधित फैक्ट थे वो मैंने आपको बता रखे हैं, हरिद्वार वाली सीरीज में भी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऋषिकेश के बारे में कवर हो चुकी हैं। तो ये तो हो गए यहाँ पे पर्यटक स्थल। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रमुख जो मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं देहरादून जनपद में, उनके बारे में अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ये है यहाँ पे देहरादून जनपद के प्रमुख मंदिर। अब यहाँ पे हम इसको सीधे PDF के माध्यम से आपको बताते हैं, क्योंकि मैप में यहाँ पे इतनी जगह बच नहीं थी। और वैसे भी मंदिरों से जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मंदिर तो मतलब ज़्यादा मंदिर है नहीं वैसे देहरादून में। तो जो भी मैप के माध्यम से जो आपको बताना था पर्यटक स्थल और नदी सिस्टम आपको समझाना था विशेषकर, वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है आपका, ये आपका देहरादून में है। तो देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर किसको समर्पित है, ये भगवान शिव को ही समर्पित होगा, क्योंकि महादेव मंदिर है। और देखो ये मंदिर एक गुफा में बना हुआ है, और इस गुफा में क्या होता है कि जो जल होता है वो बूंद बूंद करके टपकता है, यानी टप टप करके टपकता है। तो बूंद बूंद कर टपकने के कारण यहाँ पे इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। टप टप करके टपकता है, यानी टप टप की आवाज़ करता होगा, तो इसलिए इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। और इस मंदिर में एक मेला भी लगता है जिसका नाम है टपकेश्वर मेला। तो टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है, टपकेश्वर महादेव मंदिर में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। एक तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में है, और मेला कौन सा लगता है, टपकेश्वर मेला।
उसके बाद दूसरा जो मंदिर है वो है आपका सिद्धेश्वर मंदिर। तो ये भी आपका घंटाघर से लगभग कुछ दूरी पर है, 5 किलोमीटर दूरी पर है, केदारपुरम में, मिथ्रोवाला रोड पर स्थित है ये मंदिर। तो सिद्धेश्वर मंदिर भी आपका कहाँ है, आपका ये भी आपका देहरादून में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे गुरु रामराय दरबार, तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से भी। इतिहास में मैंने आपको गुरु रामराय जी के बारे में बताया था कल। तो यहाँ पे जो सिखों के गुरु थे गुरु रामराय, जब वो 1676 में देहरादून में आए थे तो यहाँ के परमार वंश के जो राजा थे फतेहपति शाह, उन्होंने उनको 3 ग्राम दान में भी दिए थे। उसके बाद उन्होंने 1699 में धम्मवाला में क्या किया था कि एक गुरुद्वारा बनाया था जिसका नाम था गुरु रामराय दरबार, झंडा दरबार भी इसको कहा जाता है। और ये दरबार था आपका मुगल शैली से निर्मित। तो आ सकता है एग्जाम में कि गुरु रामराय दरबार किस शैली से निर्मित है, तो वो है आपका मुगल शैली से निर्मित। और उसके बाद 1707 में उनकी पत्नी पंजाब कौर ने इस दरबार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, झंडा मेला लगता है प्रतिवर्ष। होली के 5वें दिन झंडा मेले का यहाँ पे आयोजन किया जाता है। तो झंडा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। और यहाँ पे कहाँ लगता है, गुरु रामराय दरबार में, यानी झंडा दरबार में झंडा मेले का आयोजन किया जाता है होली के 5वें दिन। उसके बाद चौथा यहाँ पे चंद्रबानी मंदिर या चंद्रबानी, ठीक है। तो ये मंदिर आपका देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है कि यहाँ पे मान्यता ये है कि यहाँ पे जो महर्षि गौतम थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी अपनी पुत्री अंजनी के साथ और अपनी पत्नी के साथ। इन्होंने यहाँ पे निवास किया था इस मंदिर के निकट, और यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। तो इसी मंदिर के सामने आपका क्या है, आपका गौतम कुंड भी स्थित है। तो देहरादून में कौन सा कुंड है, गौतम कुंड है, जो कि चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है। ये आपको नोट करना है। पांचों यहाँ पे संतोला देवी मंदिर, ये मंदिर भी आपका देहरादून में स्थित है। देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये प्रमुख मंदिर थे यहाँ पे देहरादून के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो देहरादून के पर्यटक स्थल और जो प्रसिद्ध मंदिर थे वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कवर करा दिए हैं। और जो नेक्स्ट पार्ट 3 होगा उसमें हम यहाँ पे देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मेले, प्रमुख जो संस्थान है देहरादून जनपद में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अन्य जो भी प्रशासनिक ढांचा हो गया, तो ये यहाँ पे जो भी अन्य टॉपिक बचे हैं वो पार्ट 3 में कवर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देहरादून जनपद कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हर अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकें। मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।